हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू डेल्टा एग्जाम सर्विसेज। आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही है, काफ़ी कमेंट्स हैं, काफ़ी मुझे ईमेल पर्सनल मुझे कॉल्स भी आते हैं हमारे स्टूडेंट्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ मोहम्मद अमजद शेख। आई एम योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट एंड ट्रेनिंग। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर हमको एक्सपोर्ट करना है, उनके काफ़ी वेरियस प्रोडक्ट होते हैं। तो मैं एक सीरीज़ शुरू अभी कर रहा हूँ जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे किस तरीके से करना है और कैसे आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसकी सोर्सिंग, मैनेजमेंट और उसका कैसा सेलिंग होती है और क्या उसका प्रोसीजर होता है एक्सपोर्ट में, वो हम आपको सब बताएंगे। तो ये एक सीरीज़ हम जो शुरू कर रहे हैं हर प्रोडक्ट के बारे में, हर एपिसोड में हम आपको एक प्रोडक्ट शो करेंगे। तो आज हम आपको सी फूड का किस तरह से एक्सपोर्ट करना है, कैसे सोर्सिंग उसकी होती है, क्योंकि पर्सन मेरा खुद का भी जो सी फूड एक्सपोर्ट है, तो मैं आपको इसकी डिटेल काफ़ी बताऊंगा। और मेरा एक सजेशन है आपको, अगर आपको इस फील्ड में अच्छा काम करना है तो एक अच्छी मालूमात आपको होनी चाहिए। तो आप हमारे साथ में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और हमारा मेंबरशिप लेंगे तो कंप्लीट डिटेल हम आपको देंगे और किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, प्रैक्टिकल कहाँ कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, कंप्लीट हम आपको गाइड करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जो एक टीम वर्क है, किसी एक बंदे का काम नहीं है। इसमें एक आपको टीम लगती है। किस तरीके से आप शुरुआत करोगे, तो मैं बेसिक से अगर आपकी शुरुआत करूँ तो सबसे पहले आपके पास में एक बेसिक डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, यानी कि नंबर 1 आपके पास में कंपनी होनी चाहिए। कंपनी का मतलब ये है कि भाई आप अपने नाम पे एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी कर सकते हो या पार्टनरशिप भी होती है। पार्टनरशिप में आपको फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, जैसे मेरा है, मेरी वाइफ का। इसके अलावा आपके दूसरे रिलेटिव होते हैं, आपके भाई हो गए, आपके पिताजी हो गए, या जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स भी हो गए, आपके दोस्त हो गए। आप उनके साथ में एक पार्टनरशिप डीड रजिस्टर करके आप एक पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। तो हो गया प्रोप्राइटरशिप, जो सिर्फ आपके नाम पर होता है, सोल प्रोप्राइटर। फिर होता है पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद में है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं। उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के अंदर आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, वो भी हम आपके लिए करके दे सकते हैं। वो भी हमारे कंसल्टेंसी में एक हमारा प्रोसीजर है, इस तरीके से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी बन सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने से ये फ़ायदा है कि आपका अगर काम बढ़ता है, जैसा आप मेहनत करोगे, तो अगर आपको सेबी में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपकी कंपनी को लिस्टिंग करवानी हो तो आपके लिए बहुत मदद हो सकती है। मिनिमम 2 डायरेक्टर उसके होते हैं, इसके अलावा उसके मैक्सिमम डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद में है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो बहुत बड़े स्केल पर होता है, उसके बारे में थोड़ा कम ही बात करते हैं। तो शुरुआत में हम जो है प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, जो अगर आपका सोल आपको अकेले उस पर कर सकते हो, पार्टनरशिप ये भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपके पास एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए, और कंपनी होने के बाद में आपका बैंक में करंट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू करते हो तो ये 2 देश के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ से आप एक्सपोर्ट करते हो, जैसे आपने इंडिया से एक्सपोर्ट शुरू किया, और एक्सपोर्ट यहाँ से आप करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपने दुबई में किया, दुबई में किया, लंदन में किया, अमेरिका में किया, तो ये 2 कंट्री के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, तो इसमें बैंक का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर मेरा एक इसमें हमने बनाया था, वेबिनार एक हुआ था हमारा, तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल दिया हूँ। लेकिन अभी ये जो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, इसमें बैंकिंग के बारे में भी हम एक अलग से एपिसोड बनाएंगे, इसमें आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएगी। तो आपकी कंपनी का एक फॉर्मेशन होगा, कंपनी के फॉर्मेशन के बाद में आपको करंट अकाउंट बैंक में लेना पड़ेगा। करंट अकाउंट के अंदर आपको फॉरेन ट्रेड का सपोर्ट मिलता है, आपको नेशनलाइज बैंक से करना चाहिए।
किसी कोऑपरेटिव बैंक से नहीं होना चाहिए, वो नेशनलाइज बैंक से आपको करना होगा। तो नेशनलाइज बैंक से अगर आप करते हो तो स्विफ्ट कोड वगैरह वो सब आपको प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी नेशनलाइज बैंक से आप ले लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, ICICI हो, HDFC हो, तो कोई बड़ी बैंक के थ्रू अगर आप करते हो तो वो कंप्लीट आपको ट्रेड अकाउंट होते हैं, उनके अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, वो वहाँ के लोग आ जाते हैं। ठीक है। बैंकिंग के बाद में आपके पास में प्रोडक्ट सिलेक्शन, अब जैसे आज का जो सीरीज़ है हमारा, आज का जो एपिसोड है हमारा, ये सी फूड के ऊपर। सी फूड मेरा खुद का भी पर्सनल है, हम एक्सपोर्ट करते हैं कुवैत में, दुबई में, फार ईस्ट कंट्री में, जापान में। तो एक्सपोर्ट सी फूड का ऐसा है कि इसकी सोर्सिंग आपको जो है, क्योंकि ये हाईली पेरिशेबल है। जब हाईली पेरिशेबल आइटम हम आपको बताते हैं तो उसका मतलब होता है ये जल्दी ख़राब होने वाला है। मतलब अगर आपका इसका प्रॉपर हैंडलिंग ना हो, प्रोसेसिंग बराबर ना हो, तो ये तुरंत ख़राब होता है। तो इसको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ती है। नंबर 1, जैसे ही अभी मैं आपको अगर सी फूड के बारे में बताऊँ तो ये भी 2 किस्म का होता है। एक होता है जैसा हम बता रहे हैं आपको, सी फूड हो गया जो ओशन से समुंदर की मछलियाँ निकलती हैं, प्रॉन्स निकलता है, ठीक है, ये एक होता है। और दूसरा होता है कि स्वीट वाटर, जो मीठे पानी का तालाब। अक्सर जैसे कोस्टल इंडिया में जो ईस्ट और वेस्ट 2 कोस्ट है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरला है, ये जो है हमारा वेस्ट कोस्ट पड़ जाता है। और ईस्ट कोस्ट में जो हमारा आता है आपका जैसे कलकत्ता का हो गया है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, उसके बाद में है तमिलनाडु, पुडुचेरी, तमिलनाडु। तो ये हमारा ईस्ट कोस्ट है। तो हिंदुस्तान को, इंडिया को 2 कोस्ट लाइन है, एक ईस्ट कोस्ट है, एक वेस्ट कोस्ट, और दोनों के सीज़न बिल्कुल अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें वेस्ट कोस्ट की, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, इसका जो होता है सीज़न ऑलमोस्ट, ये आप समझ के चलिए कि ये अगस्त की एंड से शुरुआत होती है, जो दिसंबर या जनवरी के मिड तक रहती है। ठीक है, कहीं कहीं इससे ज़्यादा रहती है, किसी किसी पोर्ट में मैक्सिमम जो है यही रहता है। और अगर हम ईस्ट कोस्ट में चले जाते हैं, कलकत्ता हो गया, वेस्ट बंगाल है आपका, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, जहाँ पे विशाखापट्टनम वगैरह ऐसे कुछ पोर्ट है, सी पोर्ट है जो काफ़ी फेमस है, और हमारा चेन्नई है, तमिलनाडु, काफ़ी वास्ट लाइन है। तो वहाँ पर जो है जनवरी से शुरू होता है, मतलब यहाँ पे अगर ख़त्म होता है तो वहाँ से शुरू होता है। तो इस तरीके से जो है 2 कोस्ट हमको पड़ते हैं, और बहुत अच्छा फ्रेश हमको सी फूड निकलता है। अब मैं आपको इसमें ये बता दूं कि दूसरा जो मैंने आपको जो बताया था फ्रेश वाटर का, फ्रेश वाटर जो है हमारे हिंदुस्तान के बीच बीच में जो नदियाँ बहती हैं, जो तालाब हैं, जो रिवर्स हैं, जो डैम्स हैं, वहाँ पे ये मीठे पानी की मछली होती है। जैसे काफ़ी फेमस है, आप जानते ही होंगे, जो मीठे पानी की मछली की शौकीन है, रहू कटला, रहू बोलते हैं जिसको, रहू कटला फिश, कटला भी एक और फिश है, 2 अलग अलग स्पीशीज़ है, साथ में पाई जाती है, तो रहू कटला नाम उस तरीके से है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी है एक लोकल लैंग्वेज जिसको टेंगड़ा बोलते हैं, एक पावदा बोलते हैं, वो एक अलग अलग स्पीशीज़ है। कैट फिश है, मांगूर है, जो लाइव रहती है। मांगूर तो ऐसा है कि भाई काफ़ी जान होती है उसमें, वो लाइव रहती है। ठीक है, और मीठे पानी के झींगे अलग होते हैं, प्राउंस होते हैं, स्टैम्पी होते हैं, और काफ़ी पॉन्ड होता है। और गवर्नमेंट भी इसमें सब्सिडी देती है काफ़ी, ये समझ के चलिए कि गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है। अगर आपको कोई फ़िश पॉन्ड या कोई प्राउंस का अगर आपको कल्चर करना है तो गवर्नमेंट इसमें आपको काफ़ी सपोर्ट है। तो ये हो गई 2 किस्म की, 2 वाटर की, स्वीट वाटर और ओशन वाटर की मछलियों के बारे में। अब ऐसा है कि अगर आपको सोर्सिंग करनी है तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपको किस प्रोडक्ट में जाना है। अगर तालाब की मछलियों में जाना है तो आपको वैसा सोर्सिंग करना पड़ा, ठीक है। और अगर
आपको सी फूड में जाना है समुद्र की, तो वो बहुत बड़ा वैरायटी है वहाँ पर, और दोनों कोस्ट में आपको अलग अलग किस्म की मछलियाँ मिल जाएगी। अब बात करते हैं अगर हम वेस्ट कोस्ट की, तो ये जो गुजरात महाराष्ट्र का ये जो बॉर्डर से लगकर जो है, यहाँ से अक्सर जो फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब ज़्यादातर जो कंट्रीज़ जो करीब पड़ती है, जैसे कि आप ये ले लो कि गल्फ़ कंट्री हो गई है, ठीक है ना, और हमारा यूरोप हो गया, ये अफ्रीकन कंट्री में भी काफ़ी जाती है, ठीक है। गल्फ़ में तो काफ़ी जगह, दुबई हो गई है, सऊदी अरबिया हो गई है, कुवैत हो गई है, लेकिन इसके साथ में हमको कॉम्पिटिटर्स भी मिलते हैं। अगर लोकल कॉम्पिटिटर की बात करें तो इंडिया के एक्सपोर्टर्स भी आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो आपको कंपटीशन होती है वो अलग अलग देश से होती है। जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर वो मछलियाँ होती हैं जो हमारे पास में होती है, क्योंकि ये मछलियों का भी ऐसा है, जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे कि जानवर जो है ज़मीन में चलते हैं, उसी तरह समुद्र में मछलियाँ भी चलती हैं। मतलब ये है कि जो इंडिया से मछली निकलती है वो भी अपने एक रूट, अपनी ज़िंदगी का रूट पूरा करती है, वो एक बॉर्डर एरिया में चलती है, समुद्र में अपना रास्ता तय करती है। ये तो कुदरत का खेल है कि उसका एक ज़िंदगी का एक सफ़र है उसको क्या। तो वो जो बॉर्डर एरिया से निकलती है सी फूड, हमारे यहाँ वो पड़ोसी मुल्क में भी पाई जाती है, तो यहाँ पे भी फ़िशिंग होती है, वहाँ पे भी फ़िशिंग होती है। जो माल केरला में होता है वो श्रीलंका में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से माल अवेलेबिलिटी जो होती है आपको पोर्ट से होती है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे वेस्ट में आपको गुजरात में काफ़ी पोर्ट है, जामनगर है, द्वारका है, और काफ़ी पोर्ट है वहाँ पे, मुंद्रा है। ये जो सी पोर्ट जो होते हैं, यहाँ से आपको फ़िशिंग जहाँ होती है, छोटी छोटी बोट्स भी फ़िशिंग करती है, बड़े बड़े ट्रॉलर्स भी करते हैं। मतलब ऐसा है कि 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो लेने वाले भी ट्रॉलर्स आते हैं, और 20 टन, 25 टन, 50 टन के भी बड़े बड़े ट्रॉलर्स मिलते हैं जो अपना पोर्ट में माल लाते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र के अंदर अलीबाग हो गया है, बॉम्बे में भाऊचा धक्का और सासुन डॉक, और आप उसको आगे जाओ तो धानू है, सातपाटी है, वसई। क्योंकि यहाँ की अगर मैं बॉम्बे का हूँ तो मैं थोड़ा यहाँ के बारे में आपको दिखाता हूँ। अगर आप में से कोई लोग देख रहे होंगे तो जानते होंगे वसई विरार का जो एरिया है, भाईंदर उत्तन का जो एरिया है, ये पूरा सी बेल्ट है, तो यहाँ से सी फूड काफ़ी बड़े पैमाने पर निकलता है। बात यह है कि अगर आपको सोर्सिंग करनी है तो ये जो पोर्ट होते हैं ना, सी पोर्ट, यहाँ पे आपको अपना सेंटर बनाना पड़ेगा। अब सेंटर क्या होता है? सेंटर ये है कि आपको अपनी छोटी सी एक ऑफिस का करना है, आपको एक बॉडी पर वहाँ पे आपको सेटअप करना है, जहाँ पे लोग जो ट्रॉलर वाले या जो फिशरमैन होते हैं, ठीक है, कोली समाज के लोग होते हैं जो फिशिंग करते हैं, वो अपनी मछलियाँ वहाँ लाके सेल करते हैं। जगह जगह कोल्ड स्टोरेज भी होते हैं, आइस का इंतज़ाम होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि सी फूड जो है हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट है। मतलब ये है कि जल्दी ख़राब होने वाला है, अगर इसको बराबर टेम्परेचर ना मिले तो ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो इसकी टेम्परेचर के लिए आपको कोल्ड रूम की ज़रूरत है। अगर कोल्ड रूम ना हो तो एटलीस्ट आपके पास में इतना बर्फ़ होना चाहिए कि आप उस मच्छी को ख़राब ना हो, क्योंकि सी फूड बहुत जल्दी ख़राब होता है, हाईली पेरिशेबल आइटम है, उसमें स्मेल आ जाती है। तो आपके पास में एक सेंटर होना चाहिए अलग अलग पोर्ट में, जहाँ पर भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, और हर सेंटर में एक अलग किस्म की मछली होती है। फॉर एग्जांपल जैसे सातपाटी हो गया, हरनाला हो गया, विरार की बेल्टिंग, यहाँ पे पॉम्फ्रेट जो होती है, सिल्वर वाइट पॉम्फ्रेट यहाँ होती है। तो यहाँ पे जो सिल्वर वाइट पॉम्फ्रेट होती है वो दूसरे पोर्ट में जल्दी नहीं निकलती, वहाँ पे दूसरी किस्म की होती है। तो यहाँ पे सिल्वर वाइट पॉम्फ्रेट हो गई हो, और आपकी सुरमई है, बाम्बू सुरमई बोलते हैं जिसको लोकल लगे, हमारी बड़ी बड़ी सुरमई होती है, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो की बड़ी बड़ी साइज़ की सुरमई भी यहाँ पे आती है। तो ये अलग अलग पोर्ट में अलग अलग माल मिलता है, ठीक है। अगर आपको झींगा चाहिए, वाइट प्रॉन्स चाहिए, टाइगर प्रॉन्स चाहिए, तो आपको थोड़ा रत्नागिरी की तरफ थोड़ा सा डाउन साइड जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र का जो डाउन होता है रत्नागिरी, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा।
वहाँ से जो है आपको अलग अलग सेंटर में अलग अलग शिप मिलती है। तो दुबई के अंदर जो अक्सर मैंने जो देखा हूँ और हमने एक्सपोर्ट भी किया, तो वाइट प्रॉन्स वगैरह, टाइगर प्रॉन्स जो है रत्नागिरी की तरफ से मिलता है, तो वहाँ से भी परचेस करते हैं। और वाइट पॉम्फ्रेट, सिल्वर वाइट पॉम्फ्रेट जो हमको कुवैत के लिए लगती है, जिसका फिन वाइट होना चाहिए। फिन बोले तो उसका पर होता है पॉम्फ्रेट का, जैसे कि आप फोटो में आपको दिखा रहे कि वो उसका पर जो है सफ़ेद होना चाहिए, तो उसका अच्छा रेट मिलता है और वही चीज़ चलती है कुवैत में। ठीक है, तो आपको अपना एक सेंटर का सेटअप करना है हर पोर्ट में। फिर आप ईस्ट कोस्ट ले लो या वेस्ट कोस्ट ले लो, तो ईस्ट और वेस्ट के बारे में मैंने आपको बता चुका। अगर आपको स्वीट वाटर में है तो सेम बात है कि आप किसी डैम के पास या तालाब के पास में आपका सेटअप होना चाहिए कि जो मछली मिले तुरंत आपने उसको कोल्ड स्टोरेज में, नहीं तो बर्फ़ की चिलिंग उसको करना बहुत ज़रूरी है। उसको आपको एक थर्माकोल बॉक्सेस होते हैं, उसमें आपको चिलिंग करना और आपको कोल्ड स्टोरेज में जल्द से जल्द लेकर आना है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है। अब तो ये हो गया कि आपने अपना माल खरीद लिया, जो भी मार्केट रेट, जो भी वहाँ की जो रेट है, आपने जब वो माल ख़रीदा है तो अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको जल्द से जल्द प्रोसेस करें। अब आपको एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले उसकी ग्रेडिंग होगी। तो ग्रेडिंग किस किस्म से होती है? फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं प्रॉन्स की बता दूँ, तो वाइट प्रॉन्स हो गया या टाइगर प्रॉन्स हो गया, तो ये थोड़ा बड़ा प्रॉन्स है। वाइट प्रॉन्स उससे थोड़ा छोटा प्रॉन्स होता है, मतलब 1 किलो में 10 पीस, 1 से 15 पीस 1 किलो में, 15 पीस 1 किलो में, 20 पीस 1 किलो में, 25 पीस 1 किलो में, 30 पीस, इस तरीके से प्रॉन्स की काउंटिंग होती है, जिसको हम लोग U5, U10, U15, U25, U30, U35, U40, U55 इस तरीके से हम उसका काउंटिंग करते हैं और इस तरीके से हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं। अगर हम वाइट पॉम्फ्रेट की अगर बात करें तो 300 अप, जो 300 के नीचे अभी अलाउड नहीं है, पहले होता था 200 अप जाती थी एक्सपोर्ट होती, लेकिन अभी अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट के रूल आते हैं, उसको फॉलो करना है। क्योंकि ज़्यादा छोटे बच्चे आप निकालेंगे तो तालाब में अगर छोटी मछलियाँ नहीं रहेंगी तो बड़ी कब होगी, ठीक है, तो इसका भी ख्याल रखना पड़ता है रूल रेगुलेशन से। तो पॉम्फ्रेट की फॉर एग्जांपल जैसे आप ग्रेडिंग करोगे तो साइज़ जो है आपको 300 आता है, जैसे 300 to 400 की अलग पैकिंग होती है, 400 to 500 की अलग पैकिंग होती है, और 500 अब पॉम्फ्रेट में दैट इज़ कॉल्ड सुपर, मतलब वो बहुत महंगे पे मिलती है, बहुत अच्छा दाम उसका होता है, अच्छा रेट होता है, तो उसकी पैकिंग अलग होती है, ताकि जब मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में आपका बॉक्स जाए तो आपको अच्छी कीमत मिले। तो ये होती है ग्रेडिंग, आपको ग्रेडिंग वाइज करना है और हर बॉक्स पे आपको उसका ग्रेड लिखना है, कितने पीसीज है आपको वो लिखना है। ठीक, अब ये तो आपकी हो गई प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग हो गई, आपको कोल्ड स्टोरेज माल निकालना है। अब अगर आपका एक्सपोर्ट है, जैसे मैं आपको बताया कि आपकी कंपनी होनी चाहिए, कंपनी जो है आपकी, तो कंपनी के अंदर अभी फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपके होते हैं वो क्या है? सबसे पहले तो आपके पास में, जैसे मैंने बताया कि आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, फिर बैंक में अकाउंट है। अब उसके बाद में आता है नंबर आपका IEC कोड, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड, जो आपको ये इस्टेब्लिश करता है कि भाई आप एक्सपोर्टर इम्पोर्टर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते, सी फूड एक्सपोर्ट कर सकते, क्योंकि सी फूड एक्सपोर्ट करने के लिए आपको EPC, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। किसी भी मतलब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इसमें MPDA होता है। MPDA का फुल फॉर्म मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी जी। इसका हेड ऑफिस कोचीन में है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस है वो हर सी पोर्ट जहाँ जहाँ है, महाराष्ट्र में है तो बॉम्बे में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, बेंगलोर जिसके अंदर वहाँ पर भी है, चेन्नई के अंदर है, मतलब जहाँ जहाँ पर ये जो सीशोर है वहाँ पर आपको MPDA की ऑफिस मिलेगी। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन के काफ़ी प्रोसीजर है।
अब यहाँ पर ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसमें भी दो तरीके हैं। एक तो है या तो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, आपके पास में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, चिलिंग रूम नहीं है, तो आप कैसे करोगे? तो यू हैव टू बिकम अ मर्चेंट एक्सपोर्टर। ठीक है, मर्चेंट एक्सपोर्टर अगर आप हैं तो आपको ये शो करना पड़ता है कि सर मेरे पास तो आई डोंट हैव अ कोल्ड स्टोरेज और एनी चिलिंग रूम। अगर आप लाइव भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइव मड क्रैब भी एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा क्लैम होता है, रेड ब्लड क्लैम, वो भी लाइव होता है। इसके अलावा रॉक लॉबस्टर भी लाइव करते हैं, लेकिन मैं उसको रिकमेंड इस वजह से नहीं करूँगा क्योंकि हाईली कॉस्टली आइटम होता है। अगर वो प्रोसेसिंग के दौरान मर गया या आपको ट्रैवलिंग के दौरान अगर उसको कुछ डैमेज हो गया, मोर्टेलिटी हो गई, तो आपका प्राइस आपका बायर मेरे ख्याल से ज़ीरो कर देगा और वो हाईली कॉस्टली आइटम होता है। तो आपको ये देखना है कि आप की जो कैपेसिटी है आप उसके ऊपर बियॉन्ड काम मत करो, रिस्क उतना है जो कैलकुलेटिव रिस्क। ठीक है, तो जब आप MPDA में रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर करते हो। जैसे कि आपका कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो आप किसी कोल्ड स्टोरेज जिनका अप्रूव्ड हो, अप्रूव्ड किससे हो? MPDA से और EIA एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी के साथ में आपका वो कोल्ड स्टोरेज रजिस्टर्ड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। और उसमें भी EU अप्रूव्ड अलग होता है, मतलब यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोप के लिए आपको वो प्रोसेस एक अलग है, कोल्ड स्टोरेज अलग होता है, उनका एक प्रोसीजर ही अलग है। और अमेरिका में करना है तो FDA का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका भी प्रोसीजर अलग है। लेकिन नॉन EU या नॉन USA का अगर हुआ तो एक नॉर्मल कोल्ड स्टोरेज में कुछ उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, लेकिन वो हो जाता है, थोड़ा आसानी से होता है, उससे कंपेयर नहीं कर सकता, तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि दुबई में करना है, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकॉन्ग में करना है, जापान में करना है, तो एक अलग नॉर्मल रूल से आपका हो सकता है जो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो MPDA में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो आप किसी एक्सपोर्टर जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब जिसका कोल्ड स्टोरेज हो तो वहाँ पे आपका टाई अप होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। अब वो कोल्ड स्टोरेज वाले के ऊपर है कि वो आपसे कैसा टाई अप है। फॉर एग्जांपल किसी को टाई अप करना है, जैसे कि चिलिंग प्लांट है, मैं चिल्ड में भेजता हूँ। चिल्ड का मतलब ये होता है कि भाई आप एक थर्माकोल बॉक्स में बर्फ़ के साथ में सी फूड को आप ऐड करते हो, उसको पैकिंग करते हो और 18-20 किलो 25 किलो तक के बॉक्स बनते हैं, वो आप बाय एयर से आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो चिल्ड होके माल आपका करीबन अगर दुबई भेज रहे हो तो 4 या 5 घंटे में वहाँ पहुँच जाता है। कार्गो वगैरह क्लियर होने के लिए यहाँ का कार्गो सब मिला के भी आप पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल 10 घंटे ही पकड़ लो, तो 10 घंटे में आपका मार्केट में माल पहुँचता है दुबई। उसी तरह में आप लंदन में कैलकुलेशन कर लो, सिंगापुर में कर लो, हांगकॉन्ग में कर लो या किसी और जगह कर लो। तो चिल्ड फ्रेश में जो आपका कड़क नहीं होता, फ्रोज़न नहीं होता, आपको माल जाता है बाय एयर से, दैट इज़ कॉल्ड चिलिंग। उसी तरह के लाइव भी है, बाय एयर से जाएंगे ताकि उसकी मोर्टेलिटी ना हो, जल्दी पहुँचे। उसके बाद में आता है फ्रोज़न का। अगर फ्रोज़न है तो आपको कोल्ड स्टोरेज के अंदर उसको -24 डिग्री सेल्सियस पे उसको ग्लास फ्रीजिंग या टनल फ्रीजिंग, IQF अलग अलग पैकिंग, इंडिविजुअल पैकिंग होती है, उस तरीके से आपको करना है। वो बिल्कुल पत्थर की तरह कड़क होता है। तो वो आपको एक फ्रोज़न कंटेनर बाय सी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1.5-2 साल होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो फ्रोज़न बाय कंटेनर है। आप इतना तो समझ गए कि आपको कंपनी कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, हाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और सोर्सिंग आपकी किस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रोसीजर, आपका डॉक्यूमेंट कहाँ बनेगा, कहाँ से करेंगे। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल है, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपकी पर्सनली सब डिटेल हमारी टीम आपको बताएगी, गाइडेंस करेंगे। ठीक है, और अब बात आती है कि आपको चाहिए बायर। अगर आपको बायर चाहिए तो जाहिर सी बात है, ये एम्बेसीज इंटरनेशनल है तो जाहिर सी बात है कि आपको एम्बेसी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू बायर आप फाइंड कर सकते हो।
और उससे एक स्टेप और आगे बढ़ना है तो एग्जीबिशंस होते हैं हर जगह, जैसे कि गल्फ फूड होता है दुबई में, इंडिया के अंदर भी सियाल होता है, एग्जीबिशन का नाम है सियाल, जो चाइना शंघाई में भी होता है, हम भी विज़िट करते हैं, हमारा भी स्टॉल लगता है। गल्फ फूड में भी होता है, हमारा वहाँ पर भी होता है। तो ऐसे एग्जीबिशन इंडिया में भी होते हैं, आहार करके है, सियाल भी है, ऐसे बड़े एग्जीबिशंस होते हैं इंडिया में भी। आप वहाँ पर भी एग्जीबिशन में आप एग्जीबिटर बन सकते हो, तो आप अपने प्रोडक्ट जो है अपने स्टॉल लेकर वहाँ पर आप शो कर सकते हो। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उसमें आपको सपोर्ट करो, तो वहाँ पर भी आप अपना प्रोडक्ट शो कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, बायर आपको वहाँ से ही मिल सकते हो। और आजकल तो काफ़ी पोर्टल है जिसके थ्रू आपको मिलते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी आपको सपोर्ट करता है, वो तो बैठे ही है, प्रमोशन काउंसिल मतलब प्रमोट करना है उनको एक्सपोर्ट को, तो वो भी आपको सब ठीक है। इसके अलावा पर्सनल विजिट भी कर सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में। जब आप इस फील्ड में आ रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको विजिट तो मस्ट करना है, ताकि आप किसको माल बेच रहे हो, कहाँ है, कितनी सेफ है। अब देखिए आपको अपना बायर मिल गया, अब आते हैं पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन। अब पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा है कि साहब आपको एवरीथिंग विल बी ऑन पेपर ऑन बैंक, यहाँ कोई कैश में नहीं होता। जब दो कंट्री का सवाल होता है तो एवरीथिंग विल बी ऑन ब्लैक एंड वाइट, तो बैंक के थ्रू आपका डॉक्यूमेंट्स भी जाएंगे, बैंक के थ्रू आपका पेमेंट्स भी आएगा। अगर आपको इसके अलावा इंश्योरेंस भी आपको मिलता है, ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जी हाँ, ये भी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें एक्सपोर्टर्स को ये बड़ा अच्छा सपोर्ट करते हैं कि इनकेस अगर कोई भी बात ऐसी होती है, खुदा ना खास्ता अगर बायर डिफ़ॉल्टर होता है तो ये आपको सपोर्ट करते हैं, ये आपको पेमेंट देते हैं। इनके अलग अलग प्रोसीजर हैं, उसमें भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं इंश्योरेंस के, तो बायर का इंश्योरेंस वो भी करके आपको देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इंश्योरेंस लेके अपने आप को सेव कर सकते हो, अपने पेमेंट को सेव कर सकते हो, अपने बिजनेस को सेव कर सकते हो। उसके बाद में जब आपका पेमेंट टर्म कंडीशन सेट हो जाता है, बाय TT हो बाय LC हो, TT मीन्स टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, जो आपको कैश पेमेंट डालता है आपके अकाउंट सीधा आता है, आपको उसको स्विफ्ट कोड देना पड़ता है, वो बैंक वाले आपको देते हैं और सीधा वो आपके अकाउंट पेमेंट आता है। या तो फिर आप LC हो, लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब आपका बायर जो है एक लेटर ऑफ क्रेडिट आपको देता है कि भाई आप डॉक्यूमेंट अपने बैंक में डालो, आपको आपका पैसा मिल जाएगा, तो वो भी सेफ रहे कि भाई चलो मुझे भी उनका माल आने वाला। तो ये तो आपके और उसके ट्रांजैक्शन कैसा होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। क्लॉजेस पे ख्याल रखना कि LC पे क्या क्लॉजेज है। बैंकिंग के लिए एक हम अलग ही एपिसोड बनाएंगे जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल देंगे कि किस तरीके से बैंक के अंदर LC और TT आती है, क्या क्या क्लॉज होते हैं, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ा काम अंजाम देता है। क्योंकि हम जो एपिसोड बनाते हैं, हम जो ये आपको बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपको छोटी मोटी चीज़ है, ये आपका पूरा बिजनेस, पूरी आपकी लाइफ, मतलब ये जो मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ ये जनरेशन के जनरेशन, मतलब इसको बैठ के खा सकते हैं। दादाजी ने शुरू किया, बेटा पोता, पोते का पोता, ये सब ये लाइन में लगे हैं, और ये जनरेशन के जनरेशन एक प्रोडक्ट ब्रांड जो बनता है इस तरीके। तो आप अपना एक ब्रांड भी बना सकते हो। तो ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप, जो हमारी जो सीरीज़ है, हम आपको इसमें सब चीज़ बताएंगे किस तरीके से। तो मैं बस आपसे ये है कि आप सब्सक्राइब करिए। जब आप सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन बेल दबाओगे, कमेंट करोगे, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो तुरंत आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपकी जानकारी बढ़ेगी और जितनी आपको हासिल होंगी, जो जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे, जो जो प्रोडक्ट होंगे, हम आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो बस आपको करना ये है कि आपको सब्सक्राइब करना है, तभी जाके आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको पता चलेगा और हम किस तरीके से कौन कौन से बिजनेस में कर सकते हैं और क्या इसमें प्रोसीजर है और कैसे आप अपनी इसकी लाइफ आप अपनी बना सकते हो, कैसे आपको प्रोडक्ट ढूंढना है, कौन सा प्रोडक्ट आपके हाथ में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके करीब में, आपको कितने कम पैसे में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो।
मैं ये तो नहीं बोलूँगा दूसरों की तरह कि आप ज़ीरो से आप कर सकते हो, वो झूठ है। क्योंकि एटलीस्ट अगर आपको अपनी कंपनी तो बनानी है, ठीक है, तो आप ये है कि कम इन्वेस्टमेंट में भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और कितने सेफ रिस्क फ्री कर सकते हो, उसमें बहुत आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो आप हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि और कौन सा एपिसोड हम बनाएं एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड, जो आप देखना चाहें, हम उसके बारे में आपको डिटेल और बताएंगे। ठीक है, और सी फूड के बारे में हमने आपको ये दिया है। अगर और आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल है, हमारा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, आप ज्वाइन करिए हमारे साथ में। जो डिटेल आपको चाहिए, कहाँ से गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, गवर्नमेंट भी आपको पैसे देती है, स्टार्टअप से लेके हर चीज़ के लिए आपको गवर्नमेंट ही बेनिफिट देती है, आपको पैसे देती है, आपको सपोर्ट देती है, सीट फंड करती है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, पूरी डिटेल पूरी जानकारी हम आपको देंगे डॉक्यूमेंटेशन। ओके, so thank you for watching. This is your export import trainer Muhammad Abhishek. Thanks sir. Bye.